देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोधूम गुरु है लेकिन मास गुरुतम है, तो इनमें कौन से परादी गुण का उपयोग किया गया है? तो इनमें जो है परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, पृथकत्व, ये जो हम जानते हैं ये क्या होते हैं, आपके 10 परादी गुण होते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो है श्रेष्ठता, निकृष्टता, जो सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके अंतर्गत अपन जो है चीजों को रखते हैं। तो वो आपका होता है परत्व, अपरत्व। तो पर का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होना, और अपर का अर्थ क्या होता है? अश्रेष्ठ होना। तो इस तरह के से अब जब डिवाइड करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? परत्व, अपरत्व गुण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला गया है ना कि गोधूम गुरु है लेकिन जो मास है वो गुरुतम है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? आपका परत्व के अंतर्गत। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सामान्य एकत्व कर्म, यह जो है किस वर्ग में ग्रहण किया जाता है? तो अगर आपने जो है पदार्थ विज्ञान पढ़ी हो या चरक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ा हो तो आपको ये चीज जो है वो समझ में आ जाएगा कि सामान्य एकत्व कर्म, ये जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है। जैसे कि चरक सूत्र के पहला जो अध्याय उसमें हम लोग जो है पढ़ते हैं सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, सामान्य वृद्धि कारणम। ठीक है, तो ये हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो वो क्या है? सामान्य का, और किसका निरूपण किया जाता है? मेनली जो है द्रव्य सामान्य को बताया जाता है। अब जैसे कि हास्य हेतु विशेष्य, ये किसको बताता है? तो इसको जो है द्रव्य गुण कर्म उससे एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसी प्रमाण में आपका पूछा गया है कि सामान्य एकत्व कर्म, ये जो है किसको बता रहे हैं? तो ये जो है मेनली गुण सामान्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो गुण सामान्य का अर्थ ये होता है, इस डेफिनेशन का जो पार्टिसिपन है, ठीक है, वो मेनली यहाँ पे ये होता है कि जो दूध है उसका सेवन करने से शुक्र की वृद्धि होती है। क्योंकि क्या है, जो दूध का जो गुण होता है वो शुक्र के गुणों से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए क्या है वो उसकी वृद्धि करने वाले होते हैं। तो इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है सामान्य एकत्व कर्म का? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि जो दूध होता है उसका जो गुण होता है वो क्या होता है? सौम्य, और शुक्र का गुण होता है वो क्या होता है? आपका सौम्य होता है। तो क्या होता है, जो दूध का सौम्य गुण होता है वो शुक्र के सौम्य के जो गुण है उसको बढ़ाते हैं। तो ये क्या है आपका, एक हिसाब से जो एक चीज है सौम्य गुण है उसको इंक्रीज करने वाला हो गया। तो ये चीज जो हमने देखा वो किसके लिए बताया जाता है? मेनली गुण सामान्य के लिए बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है आप लोगों का, आई होप समझ में आया होगा। तो ये जो है आपके चरक को जो आपके ऊपर है चक्रपाणी ने टीका की हुई है, और चक्रपाणी ने उसके 3 भेद किए हैं। ठीक है, एक होता है आपका द्रव्य सामान्य, दूसरा होता है गुण सामान्य, और तीसरा होता है कर्म सामान्य। और इसी प्रकार से उन्होंने क्या है जो आपके विशेष हैं उसके भी किए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अब इसे आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे कि आपको जब द्रव्य सामान्य पूछा जाता है तो द्रव्य सामान्य का मतलब ये होता है, जैसे कि क्या है, मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। तो ये क्या है आपका सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज होगी वो उसको बढ़ाएगी, जैसे क्योंकि है मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। तो ये क्या है आपके द्रव्य सामान्य के एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाता है। और फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल बताया गुण सामान्य का कि दूध सेवन से क्या है शुक्र की वृद्धि होती है। तो सामान्य एकत्व कर्म ये जो है मेनली इस गुण के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि अब अपन बात करेंगे कर्म सामान्य के विषय में, तो कर्म सामान्य के अंतर्गत ऐसा आएगा कि जब आप बैठे रहोगे तो क्या है आपके अंदर जो है शरीर में कफ की वृद्धि होगी। तो ये जो है आपका तुल्य अर्थता, जिस तरीके का कार्य करोगे उसी तरीके का अर्थ मेनली प्राप्त होगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? कर्म सामान्य के एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर आपको क्या है गुण के अंतर्गत लॉजिकली ये आपको याद नहीं रहता है तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, उसको आप याद रखना कि जो कोटेशन है ना, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, फिर क्या है सेकंड लाइन, हास्य हेतुष्य विशेषस्य, फिर आपको याद रखना है कि सामान्यम एकत्व कर्म और विशेषस्तु पृथकत्व कृत। तो अगर जब आप चरक में पढ़ते हो तो आपका जो कोटेशन है उसमें क्या आता है, सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रुभस्तयुतु।
ठीक है, ये जो है मेरे लिए आपका आता है। तो जो पहला आपका जो लाइन है सर्वदा सर्वभावनम, ये जो लाइन आती है सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, ये जो आपका लाइन आता है वो आपका द्रव्य के लिए आता है। फिर आपका जो लाइन आता है सामान्य एकत्वकरम, ये किसके लिए आता है? तो गुण सामान्य के लिए आता है। फिर आपका जो विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, ये किसके लिए आती है? तो ये आपका आता है मेनली गुण के लिए, मतलब जो गुण विशेष है उसके लिए क्या है? विशेषतु पृथक्त्वकृत आएगा, और सामान्य एकत्वकरम जो है वो गुण सामान्य के लिए आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। और जो आपका तुल्य अर्थम सामान्यम, ये किसके लिए आता है? आपका कर्म सामान्य के लिए। ठीक है, तो ये चीजों को आपको मेनली याद रखने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपना चश्मा भूल जाने के कारण चीजों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो कौन से प्रत्यक्ष बाधक कारण से ऐसा होता है? तो प्रत्यक्ष में जो बाधक कारण है, ये जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हुआ है। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा, ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आपका रिपीट हुआ है। तो हमने डिस्कस भी कर लिया है कि आपके मेनली 8 बाधक कारण होते हैं। जब क्या है? करण का दौर्बल्य होता है। करण मतलब जिनके द्वारा जो है अपन चीजों के ऊपर प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, मतलब जो उपकरण होते हैं उनकी सहायता से अपन क्या है? चीजों को देखते हैं। तो करण क्या है? अपनी इंद्रियां हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है? आँख है आपका जो है करण। सुनने की जो शक्ति होती है वो मेनली करण होती है। जीवा से जो स्वाद लेने की जो शक्ति होती है वो करण होती है। तो यहाँ पे आपका जो है बोला गया है करण में दौर्बल्य, यानी कि आंखों में जो है दौर्बल्यता हो रही है, जिसकी वजह से चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो जो है वो चश्मा अगर भूल जाता है तो क्या है? ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये किस प्रकार के प्रत्यक्ष बाधक कारण होगा? तो ये जो है मेनली करण के दौर्बल्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे कि समान अभिहारज, यानी कि बहुत सारी वाइट वाइट जो चीजें हैं जो है पूछा जाए तो वो उसमें उसके अंतर्गत मेनली जो है आपका समान अभिहार चला जाएगा। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है अति सन्निकर्ष, मतलब आंखों के एकदम जो पास में ले जा करके जो देखा जाता है, तो क्या है जो मेनली पेशेंट को दिखाई नहीं देते हैं, तो वो क्या है? अति सन्निकर्ष के अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका बोला गया है अति सूक्ष्म, यानी कि जो पेशेंट रहेगा उसको क्या है? बहुत जो छोटा चीज रहेगा एकदम सुई के नोक के बराबर, वो चीज जो है दिखाई नहीं देगा, तो वो क्या है? अति सूक्ष्म के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो तो अलग हो गया। ठीक है, तो आपका करण दौर्बल्य जो है वो मेनली यहाँ पे आपका आंसर पुटअप होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथकार ने उपदंश चिकित्सा में रस कर्पूर का प्रयोग सर्वप्रथम बताया है? तो ये जो उपदंश की चिकित्सा में मेनली जो रस कर्पूर का जो वर्णन है वो मेनली भाव प्रकाश ने किया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो मेनली भाव मिश्रा आंसर जाएगा आपका। तो ये जो है आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि चक्रदत्त ग्रंथ के निर्माण में कौन से ग्रंथ का आधार लिया गया है? तो मेनली ऐसा समझा जाता है कि जो आपका चक्रदत्त जो ग्रंथ बनाया गया है ना, वो वृंदकृत सिद्ध जो योग संग्रह है उससे प्रभावित होकर के मेनली जो है चक्रदत्त जो ग्रंथ है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है डायरेक्टली जो हिस्ट्री है उससे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री से सीधा याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर देन नेक्स्ट में आपका पूछा गया कि सुश्रुत के अनुसार किस मर्म के आघात होने पर धातु क्षय हो जाता है? तो आप लोगों को पता है ना, मर्म को अपन क्लासिफाइड करते हैं तो 5 प्रकार से अपन लोग कालांतर, सद्य प्राण हर मर्म, विषलग्न, रुजाकर, ठीक है, वैकल्यकर, ऐसा करके अपन पढ़ते हैं। तो आपको याद होगा कि जब कालांतर प्राण हर मर्म आप पढ़ते हो तो कालांतर प्राण हर मर्म में क्या होता है? कालांतर, काल का अंतर, मतलब कुछ समय के पश्चात जो है जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है अगर कालांतर प्राण हर मर्म में क्या है? आघात लगता है तो। अब इसके पीछे क्या होता है? मेनली जो कालांतर में जो है मतलब धीरे धीरे जो प्राण जा रहा है, ठीक है, कुछ समय के पश्चात जा रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि जो धातुओं का जो क्षय होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, इस वजह से जो प्राण है वो धीरे धीरे जाता है, कुछ समय के पश्चात जाता है, क्योंकि धातुओं का क्षय भी क्या है? धीरे धीरे हो रहा है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपका जो है धातु क्षय से जो रिलेट करता है वो दैट इज कालांतर प्राण हर मर्म। ठीक है, तो ये आपको कालांतर जो है वो याद रखना है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पासेस थ्रू विच फोरामेन। ये जो है फोरामेन स्पाइनोसम से मेनली जो है पास होती है मिडिल मेनिंजियल जो आर्टरी है वो। एक्चुअली में क्या है, ये जो है मैक्सिलरी आर्टरी जो है उसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ये भी ध्यान रखना कि जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है, ठीक है, वो किसकी ब्रांच है, उसको भी अगर आ गया तो आप कम से कम याद रखो, ठीक है। और जब ये क्या है आपका जो मिडिल मेनिंजियल जो आर्टरी है वो फोरामेन फोसा से पास होती है, ठीक है, तो दो भाग में मेनली डिवाइड हो जाती है। एक होता है मिडिल मेनिंजियल फोसा और एक आपका मिडिल क्रेनियल फोसा, ठीक है, और आपका एनाटोमिकल इसका वेरिएशन हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे इसका आंसर याद रखना कि किससे पासेस होती है, फोरामेन स्पाइनोसम, इससे मेनली पास होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरक मतानुसार अलजी और विद्रधि त्वचा की कौन सी त्वचा में होती है। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने 6 त्वचा बताई है। उदक धरा जो सबसे पहली है वो जो है मेनली बाह्य की ओर स्थित होती है। दूसरा जो है रक्त धरा अश्रिक धरा है। तीसरा को आप जो है किसी से याद करना, ठीक है, तो इसके अंतर्गत किलाश और सिद्म रोग होते हैं। फिर जो चतुर्थी है उसको कूद जानी से मेनली याद रखना। तो कूद जा से क्या है, कू से आपका कुष्ठ और द से दद्रुआ, ऐसे करके आप इसे याद रखना। पंचमी में आवी आवे, ये आपको याद रखना है। तो अलजी और विद्रधि रोग जो है उत्पन्न होता है। और षष्ठी में ये बताया गया था कि अगर जो है उसकी छिन्नता हो जाए तो जो व्यक्ति है उसमें अंधत्व हो सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो 5वें से है, ठीक है, तो 5वां में क्या है, अलजी एवं विद्रधि, ठीक है, आवी आपका मेनली यहाँ पे आंसर जाएगा। कौन से स्तर में होता है अलजी और विद्रधि, तो पंचवी जो त्वचा है उसमें मेनली होता है। इस प्रकार से त्वचा की ये जो 6 जो लेयरिंग होती है, ठीक है, लेयरिंग है, वो क्या है त्वचा को अतत्व करके मतलब आवृत करके रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है निम्न में से किस नर्व की विकृति में क्लो हैंड हो जाता है। क्लो हैंड मतलब जो पंजा जो होता है ना, उस तरीके से आपके जो है हाथ जो है वो दिखने लग जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो अल्नर नर्व है उसको क्या बोला जाता है, म्यूजिशियन नर्व। तो अगर आपको नहीं पता हो अभी तक तो ये चीज याद रखना, अल्नर नर्व को क्या है, म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो होती है इस फाइन मूवमेंट ऑफ फिंगर, मतलब बहुत ज्यादा जो फाइन मूवमेंट होती है ना, जैसे कि पियानो अगर बजाते हैं तो उनको क्या है कंट्रोल करने वाली जो नर्व होती है वो आपका अल्नर नर्व होती है। तो इसकी डिफॉर्मिटी की वजह से जो व्यक्ति का जो हाथ जो है वो फाइन मूवमेंट न करके कैसा हो जाता है, पंजे की तरह हो जाता है। तो क्लॉ हैंड किसकी डिफॉर्मिटी है, अल्नर नर्व की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी किस आर्टरी की शाखा है। तो जो आपका अब्डोमिनल जो अरोटा होता है उसकी मेनली शाखा होती है इंफीरियर फ्रेनिक जो आर्टरी है वो। फ्रेनिक जो है मेनली डायफ्राम को सप्लाई करने वाली है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित किस व्याधि का वर्णन आचार्य चरक के द्वारा केवल मध्यम मार्ग अनुसरणीय रोग के रूप में किया गया है। तो इसमें जो आंसर जाता है दैट इज पक्षवत। तो साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो रोग मार्ग के अनुसार जो रोग होते हैं उसको भी मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। इसके पहले के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था कि कौन सा जो है आपके बाह्य रोग मार्ग, कौन सा अभ्यंतर रोग मार्ग के अंतर्गत मेनली जो है फॉल करता है। पहले आपके क्या है मार्ग पूछे गए थे, अब वहाँ के क्या है डिसीज जो है पूछ लिए गए हैं। तो चरक के सूत्र स्थान के 11 चैप्टर के 49 जो आपका कोटेशन है उससे मेनली ये जो डिसीज है वो स्टार्ट होती है। इसमें हमने जो देखा था बाह्य जो रोग मार्ग होता है जिसमें रस रक्तादि धातु, इसी के साथ साथ जो शाखा जो होती है वो क्या है आपका बाह्य रोग मार्ग के अंतर्गत आती है। तो ये सभी चीजें क्या है बाह्य रोग मार्ग हो गए। इसके जो डिसीज है जो चरक आचार्य जो चरक है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो गंड है, पीड़िका है, अलजी है, चर्मकील है, अधिमास है, कुष्ठ है, व्यंग है,
मतलब स्किन के डिसऑर्डर है मेनली। और विषर्प शैथु गुल्म अर्श विद्रधि, तो ये जो लाइन है वो थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है जो मैंने अभी कहा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, नोट आउट कर लेना कि विषर्प शैथु गुल्म अर्श और विद्रधि, ठीक है, विषर्प शैथु गुल्म अर्श और विद्रधि। तो इनको क्या है, बाहाय के अंतर्गत भी आचार्य जो चरक है उन्होंने इसको प्लॉट किए हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी आपके बाहाय के थे वो यहाँ पे मैंने बता दिए। अब अपन आ जाते हैं मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत। तो मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत जो मर्मस्थि संधिया वग्र है वो आपके मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत आता है। तो उसकी डिसीज इन्होंने बता रखा है कि ज्वर, अतिसार, अल्सक, सॉरी ये जो है आपका जो अंतिम जो रोग मार्ग है, ठीक है, उसका है मेरे को बाहर अभ्यंतर का मैंने बता दिया था। जो मध्यम है, मध्यम का क्या है, पक्षवत, ग्रह, अपतानक, अर्दित, मतलब मर्म अस्थि संधियों से रिलेटेड है ना आपका पक्षवत, ठीक है। तो उसमें आपका इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको शोष को याद रखना है जो अभ्यंतर में हो रही है, एक तो आपको राज्यक्षमा को याद रखना है। इसके अलावा बाकी जो आपका संधि, शूल, जो गुदभ्रंश है, ये सभी क्या है, मर्म के अंतर्गत आता है। तो शोष और राज्यक्षमा इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जो क्या है मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत आता है। जो शीर, हृदय, वस्ती के जो रोग है वो मेनली इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत हो गया। देखो तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या है, केवल कौन सी व्याधि को मध्यम मार्ग अनुसारी बताया गया है। तो यहाँ पे आपका मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत केवल जो पक्षवेद है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका जो है फॉल करता है। बाकी सब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। विसर्प, विद्रधि, गुल्म, ठीक है, ये है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है मिल्ली ये क्या इसके हैं, तो आपके विसर्प, विद्रधि जो है वो आपके बाहाय के हैं, ठीक है। पक्षवत जो है वो आपका किसका है, मध्यम का है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे जाएगा। अब एक बार जो है अभ्यंतर रोग मार्ग को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि क्या है, स्रोतस आता है। तो अभ्यंतर रोग मार्ग की जो विद्रधि है, ठीक है, उसको अपन देखते हैं ना, जो रस, वाही आदि जो स्रोतस है उसकी दृष्टि से मेनली जो है उत्पन्न होती है। जैसे कि आपका ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, छर्दी हो गया, अल्सक हो गया, विसूचिका, कास, श्वास, इनका मिलने आना, प्लीहा। तो ये जो है आपके अंतर रोग मार्ग यानी कि अभ्यंतर रोग मार्ग के हैं। साथ ही साथ ये जो लाइन है विसर्प शैथु गुल्म अर्श विद्रधि, इसको भी अभ्यंतर रोग मार्ग के अंतर्गत प्लॉट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जो व्याधि है वो क्या है, अभ्यंतर एवं बाह्य दोनों के अंतर्गत होती है। तो ये आपका विषय, ये जो तीनों ऑप्शन है वो आपका करेक्ट जाता, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि कौन सी जो व्याधि है वो अभ्यंतर और बाह्य दोनों में, तो विसर्प, विद्रधि, गुल्म, ये तीनों आपका आंसर करेक्ट जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका पूछा गया मध्यम रोग मार्ग, ठीक है, तो वो पक्षवत आपका आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि आचार्य चरक मत अनुसार श्रोणी फलक अस्थि की संख्या कितनी होती है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, श्रोणी फलक जो अस्थि है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य जो चरक अनुसार अजातोदक का, जो अजातोदक है, ठीक है, उस उदर का क्या लक्षण है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका व्हाट इज अजातोदक। तो अजातोदक का मतलब होता है कि उदर रोग के अंतर्गत अभी जो वाटर का फुलफिलमेंट अभी अंदर नहीं हुआ है, तो वो क्या है आपका अजातोदक, यानी कि अभी जो उदक है उसमें क्या है, पानी की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो तब क्या होगा, लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो उदर के अंतर्गत जो है बहुत ज्यादा जो है वायु आएगा, तो शब्द होगा, और जो है उदर भारी प्रतीत नहीं होगा। तो जो सशब्दम न अति भारिकम, ये जो लाइन है वो जो है आपका अजातोदक में मेनली जो है आता है, ठीक है, कि जो शब्द है वो आएगी और वायु के कारण वायु भरी हुई है, ठीक है, इस वजह से हल्की होगी। तो ये मेनली आपको क्या है, अजातोदक के अंतर्गत जो है फॉल करता है। ये जो लक्षण आपको लिखा हुआ मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर, यानी कि आपका जो एंटी-सीसीपी जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो किसके लिए मेनली जो है निर्णात्मक टेस्ट होता है। तो दिस टेस्ट डू फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस।
ठीक है। तो एक्चुअली में रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, तो ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत मेनली जो है फॉल करते हैं। तो इसमें जो है सीसीपी एक टिपिकल टाइप की एंटीबॉडी होती है जिसे ऑटो एंटीबॉडी नाम दिया गया है। तो ये ऑटो एंटीबॉडी एक्चुअली में होता क्या है, मेनली ये जो होता है कि एक प्रकार का जो प्रोटीन सिस्टम है, ठीक है, जो मेनली शरीर के द्वारा बनाया जाता है। जब कोई वायरस वगैरह शरीर के अंदर जो है प्रवेश करता है या फिर कोई इन्फेक्शन या कोई क्रॉनिक कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में ये जो है उत्पन्न होती है। तो ये जो है एक मार्कर है, ठीक है, किसके अंतर्गत, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंतर्गत। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वाइन फ्लू बुखार को डैश भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा काफी फेमस हुआ था H1N1 फ्लू, ठीक है। तो ये आपने बहुत ज्यादा जो है सुना भी होगा, ठीक है, H1N1 फ्लू। तो ये क्या है, स्वाइन फ्लू बुखार को कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये जो H1N1 जो नाम दिया गया है ना, वो इसके डीएनए स्ट्रक्चर के आधार पर दिया गया है। H से इसका जो है नोमेनक्लेचर होता है, वो क्या होता है, हीमोग्लूटिनिन, और N से न्यूरामिनिडेज। तो H1N1 ये इसका यूनिक ट्रेड होता है। इन्फ्लुएंजा ए, ये जो वायरस है, ये मिली वायरस होता है इसका, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू जो बुखार है वो H1N1 फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है न चापि लभते निद्रा शयनम श्वास पीड़ितम। तो जो श्वास का जो पेशेंट है उसे क्या है, सुख नहीं मिलता है, चाहे वो सो जाए चाहे बैठ जाए, किसी भी अवस्था में आ जाए। तो ऐसा कौन सा श्वास है, तो तमक श्वास का मेनली जो पेशेंट है वो होता है जिसका जो कफ जो है वो गले से बाहर नहीं निकलता है, तब तक क्या है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ही कफ जो है गले से बाहर निकल जाता है, वैसे ही जो वेग श्वास का है वो तुरंत ही शांत हो जाता है। तो ये जो लक्षण है वो किसके अंतर्गत देखा जाता है, तमक श्वास के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि गंधक के अंतर्धूम जारण में कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो जो पालिका तो जो होता है वो क्या है, चम्मच के जैसा होता है। दोला जो यंत्र होता है उसमें क्या है, स्वेदन किया जाता है। पताल यंत्र से क्या है, तेल निकाला जाता है, तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसमें आता है भूधर यंत्र, ठीक है। तो अंतर्धूम जारण के लिए मेनली कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो भूधर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है सगंध निरग्नि मूर्छा का उदाहरण क्या होता है। तो सगंध मूर्छना यानी कि पारद की मूर्छना में जो है कोई चीज मिलाई जा रही है, तो पारद में क्या है, क्या मिलाया, गंधक मिलाया। तो क्या है, पारद और गंधक को आपस में मिलाया और इसको अग्नि प्रदान नहीं की है, ठीक है। तो क्या है, इसको अपन लोगों ने आपस में मिला करके मूर्छित कर दिया है। तो यहाँ पे जब बिना अग्नि के पारद में गंधक को मिलाते हैं, ठीक है, एक निश्चित अमाउंट में, तो वो क्या कहलाता है, आपका कज्जली कल्पना कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ये यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, कज्जली कल्पना, ठीक है, क्योंकि बिना अग्नि का मिला रहे हैं ना, इस वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि वराह पूट में प्रयुक्त उपलोक की संख्या, तो 500 वराह, ये आपको मिली याद रखना है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में गुड मैन्युफैक्चरिंग जो आपके प्रैक्टिसेस यानी कि GMP, ये कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आता है, ठीक है, कौन सा शेड्यूल इसके लिए बनाया गया है GMP के लिए। तो शेड्यूल T ये मेनली जो है आपका GMP के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद ही होगा। तो यहाँ पे ये जो है आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि चरक संहिता एवं सारंगधर संहिता में वर्णित च्यवनप्राश के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों आचार्य जो है वो क्या है, दशमूल को घटक मानते हैं, बिल्कुल सही है। आंवलों की संख्या दोनों आचार्यों ने 500 मानी है, बिल्कुल सही है। दोनों आचार्यों ने क्या है, शर्करा को आधा तुला लेने के लिए बोला है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
फिर डी में आपका क्या बोला गया है कि दोनों आचार्यों ने यमक स्नेह को भर्जनार्थ प्रयोग निर्दिष्ट बताया है, तो ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये चीज सिर्फ चरक ने बताया है। ठीक है, यमक स्नेह को भर्जनार्थ जो है प्रयोग करना चाहिए करके सारंगधर ने नहीं बताया है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही नहीं है, तो आपका डी वाला यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है, संस्कृत से क्वेश्चन है कि री एवं ट इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो री ट बोल के देखो आप, तो जब ये जो आपका री ट को आप जब बोलते हो तो आपका जो टंग जो है वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाता है, आप बोल के देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रकोपणम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है, तो किसी भी क्रिया के आगे जो लगता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कोप है वो क्रिया है। ठीक है, और कोप के आगे क्या लगा हुआ है, प्र लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो प्र है वो उपसर्ग है। ठीक है, प्रकोपणम में क्या है, प्र जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो क्रिया के आगे जो लगता है वो क्या आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि अग्निवेश शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो राम रमो रामः, तो जो प्रथमा विभक्ति है वो इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, अग्निवेश। क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि निम्नोक्त में से कौन सा नेत्र रोग लेखन साध्य होता है। तो लेखन जो साध्य व्याधि होता है वो कौन सा होता है, पोथ की। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि योग रत्नाकर के अनुसार कुंचन व्याधि डैश में होती है। तो ये जो है मेनली नेत्रवत्म के अंतर्गत मेनली जो है आपका कुंचन व्याधि होती है। तो इसको योग रत्नाकर ने अलग से जो है एक्सप्लेन किए हैं। तो ये जो है आपका योग रत्नाकर का स्पेसिसिटी है। ठीक है, स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो जो वत्मगत जो व्याधि है उसको उन्होंने कुंचन व्याधि से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि शिशुओं में सबसे आम ऑडियोमेट्रिक स्कैनिंग क्या होती है। तो जो शिशु होते हैं, ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें क्या है, जो हियरिंग लॉस है उसको चेक करने के लिए जो ऑडियोमेट्री स्क्रीनिंग किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका बैरा, ये मेनली कहलाता है। बैरा का जो फुल फॉर्म होता है, क्या है बैरा का फुल फॉर्म, तो ब्रेन स्टेम इवॉक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि सुश्रुत अनुसार गल सुंडिका की चिकित्सा में कौन सा चिकित्सा कर्म बताया गया है। तो गल सुंडिका, तो सुंडी को काट दो, तो सुंडी को काट दो। ठीक है, द से आपका क्या, छेदन। ठीक है, छेदन ऐसा करके हमने याद किया था। ठीक है, तो छेदन कर्म मेनली कराया जाता है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका बोला गया है कि सुश्रुत के अनुसार शीताद व्याधि में कौन सा दोष दूषित होता है। तो शीताद के अंतर्गत उन्होंने क्या है, कफ और रक्त जो है मेनली जो है दोष बताया है। ठीक है, वो जो है दूषित होते हैं। जो इसमें क्या होता है, शीताद में मेनली जो मसूड़े होते हैं उनसे रिलेटेड व्याधि होती है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अष्टांग हृदय के अनुसार यदि किसी रोगी के आंखों से शीतल तथा स्वच्छ जलीय स्राव हो रहा है एवं रुजा युक्त है तो वह कौन से अभिष्यंद से पीड़ित हो सकता है। तो अपन ने देखा था अच्छे स्त्राव, अच्छे जो स्त्राव होता है मतलब बिल्कुल जो स्वच्छ जो स्त्राव होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं, तो वातिक अभिष्यंद के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा वातिक अभिष्यंद। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है सही कथन पूछा उन्होंने, तो दधी सेवन नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में।
जबकि आप लोग देखोगे कि जब गर्मी का जैसे सीजन आता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है जो आपका कर्ड रहता है वो बहुत लोग खाते हैं, ठीक है, दही का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। बट जिन लोगों ने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको यही लगता है, ठीक, उस टाइम कि दही खाना चाहिए ऐसे करके, जबकि दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे आचार्यों ने बताया है। अब इसके पीछे उन्होंने बताया है कि मेनली जो दही होता है वो उष्ण वीर्य वाला होता है, ठीक है, और क्या है ग्रीष्म ऋतु में पहले से उष्णता होती है, इस वजह से क्या है दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है, तो ये आपको याद रखना है। देन सेकंड आपका बोला गया है कि अति व्यायाम करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है अति व्यायाम उष्ण ऋतु में नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेसिव पहले से ही आपका क्या है उष्णता रहती है, और अति व्यायाम के कारण और शरीर में उष्णता उत्पन्न हो जाएगी, इस वजह से ये जो आपका सेकंड कथन है वो गलत है। फिर दधी सेवन करना चाहिए, तो दधी सेवन नहीं करना चाहिए, ये तो पहले बता चुके हैं, तो दधी सेवन करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कटु उष्ण अम्ल भोजन लेना चाहिए। तो ये क्या होता है आपका उष्ण वीर्य वाला भोजन होता है, तो उष्ण वीर्य वाला भोजन होने की वजह से ये भी क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, पहला जो कथन है वो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि अष्टांग हृदय के मतानुसार कृश होने के लिए जो है निम्नलिखित कौन सा जो है पानी पीना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कब जो है पानी पीना चाहिए कृश होने के लिए। तो ये चीज हमने पहले जो है काय के विषय में पूछा गया था, तो उस टाइम भी मैंने बताया था। यहाँ पे भी ये चीज को और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वही है कि भोजन खाना खाने से पहले पानी पी लेगा तो कृश हो जाएगा, क्योंकि पानी से तो उसका जो है आधा पेट जो है वो भर जाएगा, ठीक है, फिर भोजन भी आधा करेगा, इस वजह से क्या है वो कृश रहेगा। और जब क्या है भोजन के साथ साथ जो है वो पानी पिएगा तो भोजन भी ठीक रहेगा, ठीक है, और जो आपका जल है वो भी ठीक रहेगा, तो क्या है वो कैसा रहेगा मध्यम काय का पुरुष रहेगा। और भोजन के बाद में जब पानी पीता है तो क्या होता है पहले से जो भोजन है उससे पेट भर जाया रहता है, ठीक है, इस वजह से जो पेशेंट है वो कैसा हो जाएगा, जो व्यक्ति है सॉरी, वो क्या है उसका काय कैसा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आया है वो किससे है, कृष है, तो भोजन के पहले पानी पीना क्या होता है आपका कृशकारी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शोथ गुल्म उदर अर्श कृमि कुष्ठ एवं विसर्प के लिए निर्दिष्ट है। तो आप ध्यान दो, जो उदर और विष इनमें स्पेशली आपका इंडिकेटेड है कौन सा दूध, उष्ण का दूध। इसको ऑलरेडी अपन लोगों ने दूध वर्ग में जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि चरक के मतानुसार अंगमर्द अरुचि एवं भ्रम के लक्षण निम्नलिखित में से किस अधारणी वेग के धारण करने से उत्पन्न होता है। तो पूरे बॉडी के अंतर्गत जो है वीकनेस सा फील होना, अरुचि और चक्कर आने लगना। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपने कभी फास्ट रखा होगा, ठीक है, या फिर ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जो स्त्रियां रहती है करवा चौथ वगैरह का उपवास रहती है, ठीक है, तो उस दौरान उनका जो होता है, ठीक है, जो वेग होता है वो क्षुधा का वेग धारण करते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, अंगमर्द होना, रुचि होना, भ्रम होना, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्षुधा के वेग को धारण करने के कारण जो है यहाँ होता है, ये आचार्य चरक ने बताया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि सुश्रुत के मतानुसार निम्न में से किस स्रोतस का जल क्षार पित्तवर्धक कफ शामक दीपन एवं लघु गुण से युक्त होता है। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो, जैसे कि जो कुआं है, ठीक है, कूप है, वो कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो कुआं की जो अग्नि होती है वो आसपास होती है, ठीक है, आसपास पूरा ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं जो है आपके उसकी अग्नि होती है। इस वजह से जो कुआं का जो जल होता है वो पित्तवर्धक होते हैं और दीपन गुण से युक्त होते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा करके आप इसे याद रखना है। तो जो कूप का जल होता है वो क्या होता है, मेनली जो क्षार युक्त होगा, पित्तवर्धक होगा, कफ शामक होगा, ठीक है, और दीपन गुण से युक्त होगा। तो ये आपका कूप जो है वो आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि चरक के मतानुसार उष्ण आहार लेने से निम्नोक्त कौन सा लाभ मिलता है। तो उष्ण आहार लेने से क्या होता है, जो वात जो है उसका अनुलोमन होता रहता है।
जैसे कि जो व्यक्ति होता है वो स्निग्ध आहार लेता है तो उसका क्या है, व्रीहन करने वाला होता है। उष्ण आहार क्या करता है, मेनली वात अनुलोमन करने वाला होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है द्विद्रोणी अष्टपल सम्मितम शंखनाभि आदि ने प्रमाणे प्रविवाप्य। तो ये क्या है, आपके मेनली क्षार निर्माण के लिए पूछा गया है। और जो मध्यम क्षार जो होता है वो क्या है, मेनली इसी प्रकार से क्या है, निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि जो शंखनाभि की जो आकृति है उसको मिला करके क्या है, मध्यम क्षार का निर्माण होता है। और अगर क्या है, तीक्ष्ण क्षार मिलाना हो तो उसमें क्या है, दंती द्रवंती वगैरह मिला दिया जाता है। तो ये जो है आपको सुश्रुत के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो क्षार पाक विधि अध्याय है सुश्रुत का 11 नंबर का, उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कौन सा जो क्षार होता है वो किस तरीके से निर्मित किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि सुश्रुत के मतानुसार व्रण चिकित्सा के षष्ठी उपक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम वर्णित नहीं है। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने दारण छेदन लेखन बताया है, रुक्षण जो है इसमें नहीं आता है। रुक्षण एक्चुअली में षड उपक्रम के अंतर्गत है, लेकिन ये जो है षष्ठी उपक्रम के अंतर्गत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय सॉल्यूशन रक्त के प्रतिस्थापन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो रक्त को कभी भी अपने को क्या है, प्रतिस्थापित करना होता है या रिप्लेसमेंट करना होता है, तो उसके लिए मेनली जो आपका रिंगल लैक्टेट जो है वो मेनली अच्छा माना जाता है। इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि रक्त के आर से, ठीक है, प्रतिस्थापन रिंगल लैक्टेट। ठीक है, तो आर से आर करके इसे याद रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि मृदुपाश सुश्रुत संहिता के अनुसार डैश है। तो मृदुपाश क्या है, एक प्रकार का यंत्र का दोष है। ठीक है, इतना ज्यादा जो है मृदुपाश मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मृदु भी नहीं होना चाहिए यंत्र को। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आयुष विभाग और खालिस्तान के सहयोग से शुरू की गई है। तो अगर आप इसे देख सकते हो, जो आयुष जी के का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने साफ साफ आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, और आयुष जी के का जितना भी लेक्चर हुआ है उसको याद से आप लोग जो है बार बार सुनना। ठीक है, उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या बताया था मैंने, वो जब क्या है इंडिया के बाहर जो आपका हल्दी वगैरह है उसको क्या है लोग पैटर्न कराने लगे, तो जो आपका इंडिया जो गवर्नमेंट है उनको ये फील हुआ कि जो हमारे संहिता है उनमें जो है इनके बारे में जो भी चीज है वो ऑलरेडी मेंशन है। ये जो हमारी पैथी है उसके क्या है हमारे पास राइट होने चाहिए। तो ये जो है एथिकल राइट से, जो कॉपीराइट है उससे बचने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने, उन्होंने क्या है CSIR, तो CSIR क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनके साथ में मिल करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, दैट इज नोन एज TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी। तो उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, जो आयुष के अंतर्गत रिलेटेड जितने भी जो मेडिसिन है, जैसे कि आपका आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, एक्सेट्रा की जो बुक है उनके अंतर्गत जितने भी आपके योग वगैरह बताए गए हैं उनको क्या है एक डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत उन्होंने फॉल किया कि जो भी इंडिया के जगह के या बाहर की जगह की जो सिस्टम में जो अपने से क्या है मेडिसिन वगैरह उठा रहे हैं उनको क्या है हम जो है कॉपीराइट बता सकें कि ये जो है हमारा राइट है। तो उन्होंने अब क्या किया है, जो योगा के बहुत सारे पोस्चर हैं उनको भी ऐड कर दिया है कि इन सब में क्या है हमारा कंट्रोल है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है, तो आपका जो है मेनली TKDL के अंतर्गत है। तो ये जो आपका TKDL है, ठीक है, वो क्या है आयुष मिनिस्ट्री और आपका CSIR के सहयोग से, दोनों के कोलेब्रेशन से मेनली जो है बना हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें आपका चरक संहिता अनुसार षड विरेचनी शताशती अध्याय में वर्णिसंधानीय दशमानी गण में निम्न में से कौन सा द्रव्य समाविष्ट है। तो आप लोग को याद होगा श्लोक जो है मधुक मधुक पर्णे कृष्ण पर्णे अम्बष्ठ
समंगा मोचरस दातकी लोद्र प्रियंगु कटफल दशमानी संधानीय भवंती। तो यहाँ पे जो है मैं ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक को वैसे 50 मार्क्स आएगा, पूरा ट्रिक का आप लोग देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन जो है श्लोक से ही इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉल करता है आपका, तो मेनली देखो यहाँ पे तो प्रश्नपर्णी यहाँ पे आपका फॉल करता है। इसके पहले आपका जो क्वेश्चन जो आया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, आपने देखा होगा कि अर्जुन को किसके अंतर्गत रखा गया है करके। तो अर्जुन को किसके अंतर्गत रखा गया है करके अपन लोगों ने देखा था पिछले टाइम जो क्वेश्चन आया था वो। तो इसको मेनली उदर्द प्रशमन के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि चरकोक्त उन्माद अध्याय में वर्णित कल्याणक घृत का प्रयोग किस प्रकार के विषम ज्वर के लिए निर्दिष्ट है। तो जो चरक ने उन्माद के चिकित्सा के लिए जो कल्याणक घृत बताया है उसको क्या है, तृतीयक जो ज्वर है उसकी चिकित्सा में, जो तृतीयक विषम ज्वर है उसकी चिकित्सा में भी उन्होंने क्या है वर्णित किए हैं। तो उसकी प्रशस्ति में जो है ये आप देखेंगे, ठीक है। तो तृतीयक इसका आंसर जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक मतानुसार शीलजतु सेवन काल में डैश निषेध है। मेनली जो है आपका कुल्थी को निषेध बताया गया है। तो कुल्थी के विषय में हम लोग ये जानते हैं कि कुल्थी की जो दाल होती है वो क्या होती है, अस्मरी के अंतर्गत मेनली इंडिकेटेड होती है। तो पत्थर को क्या है तोड़ने में सक्षम होती है, ऐसा करके आप याद रखना, ठीक है। ये जो है स्टोन को मिलनी, स्टोन में मिलनी यानी कि अस्मरी की जो चिकित्सा होती है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है कुल्थी की जो दाल होती है वो। तो शीलजतु क्या है, एक प्रकार से आपका नेचुरल रूप से संसार से प्राप्त होने वाले स्टोन ही तो है। तो क्या है उसके साथ में क्या है, कुल्थी की जो दाल है वो सेवन नहीं कराई जाती है। दोनों एक साथ क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो सीधा आपका आंसर जाएगा यहाँ पे कुलत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि चरक मतानुसार निम्नोक्त तो कौन सा सिद्धांत सन्निपातिक ज्वर की चिकित्सा के लिए कहा गया है। तो जो सन्निपातिक जो ज्वर है उसमें आपका ये बताया गया है कि उसमें हमें क्या है कफ स्थान अनुपूर्वी जो है चिकित्सा करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है, तो जो ऐसा इस वजह से है क्योंकि ज्वर के केस में आपका ये माना जाता है कि जो ज्वर होता है वो आमाशय समुत्थ होता है और क्या है रसवाही स्रोतस का डिसऑर्डर है, ठीक है। आमाशय किसका स्थान है, मेनली जो होता है वो आपका कफ का स्थान होता है। इस वजह से क्या है आपका कफ स्थान अनुपूर्वी जो चिकित्सा है वो मोस्टली यहाँ पे आपका इंडिकेट किया जाता है। तो ये चीज किसने बताया, चरक ने बताया, कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, यानी कि आज का जो अपन आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि चरक मतानुसार प्रमेय की साध्यता असाध्यता संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पूछा गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि कफज प्रमेय पूर्व रूप के साथ उत्पन्न होने पर साध्य होते हैं। तो बिल्कुल गलत है, जो प्रमेय है वो कफज प्रमेय के साथ में उत्पन्न होने पर जो है साध्य नहीं होंगे, पूर्व रूप के साथ में उत्पन्न होने पर, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर सेकंड बोला गया है कि पित्तज प्रमेय बिना मेदु दुष्टि के साध्य है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। पित्तज दुष्टि पित्त में अगर क्या है मेदु दुष्टि है, ठीक है, तो मेदु दुष्टि नहीं है तो क्या है वो साध्य होंगे, लेकिन अगर मेदु दुष्टि है तो वो क्या है याप्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सेकंड आंसर जाएगा। देन आगे भी देख लेते हैं। तो जो वातज प्रमेय होता है वो साध्य होता है, नहीं बिल्कुल गलत है, असाध्य होते हैं वातज प्रमेय। फिर उसके बाद में आपका बोला गया है कि पित्तज प्रमेय असाध्य होते हैं, तो नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। पित्तज प्रमेय एक तो क्या है आपके साध्य की श्रेणी में होते हैं, एक तो आपके याप्य की श्रेणी में होते हैं, असाध्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या जाएगा, बी वाला आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 2018 का जो री एग्जाम हुआ था, ठीक है, AIPGT का, वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये वाला जो स्लॉट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो है 2018 में ये तो री एग्जाम का हमने देख लिया, अब मेन जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन पेपर अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर जब आप डिस्कस करते हो देखो कितने सारे क्वेश्चन, जितने भी बच्चों ने सारे मेरे जो वीडियो लेक्चर देखे हैं, ठीक है, स्पेशली क्वेश्चन पेपर का, उनको तो 101% आइडिया हो गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से हमें पढ़ना है। तो